नमस्ते साथियों, रिसर्चर सर्विस इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने भाषा के अंतर्गत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था, जिसके अंतर्गत वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत रहे, वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब उसके आगे आज देखेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तो आइए देखते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसका समय क्या है? तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं रहीं? तो पहला रहा पाली। पाली का समय क्या रहा? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। पाली, तो पाली का अर्थ क्या है? बुद्ध वचन। पाली का अर्थ पूछा जाए तो क्या बताएंगे? बुद्ध वचन। पाली को भारत की प्रथम देश भाषा भी कहा जाता है। पाली को क्या कहा जाता है? भारत की प्रथम देश भाषा। पाली में ही त्रिपिटक की रचना हुई है, जो बुद्ध के उपदेशों का एक संग्रह है। त्रिपिटक मतलब 3 पिटक थे। कौन कौन? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। उसके बाद प्राकृत भाषा। प्राकृत का समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक रहा। इसे प्राचीनतम जनभाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राचीनतम जनभाषा। प्राकृत कैसा भाषा है? तो ये संयोगात्मक है। पाली कैसा भाषा है? ये भी संयोगात्मक है। इसके पहले हम लोगों ने जो संस्कृत पढ़ा, संस्कृत कैसी भाषा है? वो भी संयोगात्मक भाषा है। इतना क्लियर रहेगा? आगे देखते हैं। अपभ्रंश। अपभ्रंश का समय क्या है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ये कैसा भाषा है? ये वियोगात्मक भाषा है। कैसा भाषा है? वियोगात्मक भाषा है। इसके बाद कौन सा भाषा आता है? कौन सी भाषा का विकास होता है? तो वो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय कब कितना है? तो 1000 ईस्वी से अब तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास किससे हुआ है? तो क्या बताएंगे? अपभ्रंश से। किससे हुआ है? अपभ्रंश से। संस्कृत से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा तक की यात्रा कैसी रही है, यहाँ देखते हैं। सबसे पहले क्या है? संस्कृत, फिर क्या हुआ? पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर हिंदी। हम जो हिंदी पढ़ रहे हैं, इसका यात्रा चक्र ऐसा रहा है। तो ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषा किससे विकसित हुआ है? अपभ्रंश से। तो कौन से अपभ्रंश से कौन सी आधुनिक भाषाएं या उपभाषाएं विकसित हुई हैं, और उन आधुनिक भाषाओं या उपभाषाओं से कौन सी बोलियां विकसित हुई हैं, उन्हें अभी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी आधुनिक भाषा या उपभाषा विकसित हुई है? पश्चिमी हिंदी। कौन सी? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी से कौन कौन सी बोलियां विकसित हुई हैं? तो पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली, जिसे कौरवी कहा जाता है। ब्रज भाषा, जिसे अंतर्वेदी कहा जाता है। हरियाणवी, जिसे बांगड़ू कहा जाता है। बुंदेली और कन्नौजी। सौरसेनी अपभ्रंश से और कौन सी आधुनिक भाषाएं और उपभाषाएं विकसित हुई हैं? राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। इस प्रकार सौरसेनी अपभ्रंश से हम देख सकते हैं कि कितनी
आधुनिक भाषा या उपभाषा विकसित हुई है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। इसमें से राजस्थानी से कौन सी बोलियां विकसित हुई हैं? मारवाड़ी, जिसे पश्चिमी राजस्थानी भी कहते हैं। जयपुरी, जिसे पूर्वी राजस्थानी कहते हैं। मेवाती, जिसे उत्तरी राजस्थानी कहते हैं। मालवी, जिसे दक्षिणी राजस्थानी कहते हैं। उसके बाद जो पहाड़ी सौरसेनी या भ्रंश से विकसित हुई है, इससे कौन सी बोलियां विकसित हुई हैं? तो कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। और गुजराती किससे विकसित हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से। इससे कोई बोली नहीं विकसित हुई। उसके बाद आता है क्रम मागधी अपभ्रंश का। मागधी अपभ्रंश से कौन सी आधुनिक भाषा है या उपभाषा विकसित हुई? बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। इनमें से बिहारी से कौन सी बोलियां विकसित हुई? तो बिहारी से भोजपुरी, मगही और मैथिली। उसके अलावा बंगला, उड़िया, असमिया से कोई बोली विकसित नहीं हुई। उसके बाद आता है पैसाची अपभ्रंश। पैसाची अपभ्रंश से कौन सी आधुनिक भाषा या उपभाषा विकसित हुई? तो लहंदा और पंजाबी। कौन सा? लहंदा और पंजाबी। उसके बाद आता है क्रम ब्राचट अपभ्रंश का। ब्राचट अपभ्रंश से कौन सी आधुनिक भाषा या उपभाषा विकसित हुई? सिंधी। कौन सी? सिंधी। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा या आधुनिक भाषा विकसित हुई? मराठी। कौन सी? मराठी। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि कौन से अपभ्रंश से कौन सी आधुनिक भाषा और कौन सी आधुनिक भाषा से कौन सी बोली विकसित हुई। अब इसके बाद देखेंगे कि ये बोलियां कहाँ कहाँ बोली जाती हैं। परीक्षाओं में पूछ देता है कि ब्रज भाषा कहाँ की बोली है। नीचे 4 विकल्प दे देगा: गोरखपुर, कानपुर, इलाहाबाद, अलीगढ़। तो अब यदि हम जानते रहेंगे तब तो इसका सही विकल्प करेंगे। सही विकल्प करने के लिए हमें जानना होगा कि ये बोलियां कहाँ कहाँ बोली जाती हैं। तो ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? अलीगढ़ में, जो अभी हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं ब्रज भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है। मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांवा, भरतपुर, करौली आदि शहरों में बोली जाती है, आदि स्थानों में बोली जाती है। वैसे ही बुंदेली कहाँ कहाँ बोली जाती है? झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, सागर जो मध्य प्रदेश में है, ओरछा, दतिया, होशंगाबाद। ये तीनों क्या है? मध्य प्रदेश में स्थान है। ये स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश। तो यहाँ कौन सी बोली बोली जाती है? तो बुंदेली। आगे देखते हैं कन्नौजी। कन्नौजी कहाँ बोली जाती है? तो इटावा। कहाँ बोली जाती है? इटावा। कौन सी बोली बोली जाती है इटावा में? कन्नौजी। फर्रुखाबाद कौन सी बोली बोली जाती है? तो कन्नौजी। हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर। कौन सी बोली बोली जाती है? तो कन्नौजी। कौन सी? कन्नौजी। आगे मारवाड़ी। मारवाड़ी कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो ये जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़ और जैसलमेर बोली जाती है। उसके बाद कुमायूनी, ये कहाँ बोली जाती है? नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। ठीक। अब अगली बोली देखते हैं गढ़वाली कहाँ कहाँ बोली जाती है। तो आइए देखते हैं गढ़वाली कहाँ कहाँ बोली जाती है। गढ़वाल, टिहरी, चमौली, उत्तरकाशी। कहाँ कहाँ बोली जाती है? गढ़वाल, टिहरी, चमौली, उत्तरकाशी। अब बोली कौन सी आती है? मेवाती। कौन सी बोली है? मेवाती। ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो मेवाती अलवर, कहाँ? अलवर, गुड़गांव,
गुड़गांव देखकर और सुनकर कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को कि ये इसके पहले कौन सी बोली के लिए यह स्थान आ चुका है, तो वो है ब्रजभाषा। तो गुड़गांव के कुछ क्षेत्रों में ब्रजभाषा भी बोली जाती है और मेवाती भी। तो मेवाती गुड़गांव के अलावा और कहाँ बोली जाती है? भरतपुर। कहाँ बोली जाती है? भरतपुर। ये जो स्थान दिए गए हैं यहाँ ये बोलियां मुख्य रूप से बोली जाती हैं। इसके अलावा भी ये बोलियां बोली जाती हैं तो वो वहाँ उतनी प्रमुखता से नहीं बोली जाती है। यहाँ मुख्य ये स्थान है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसके बाद बोली जो है वो है क्या है? मालवी। कौन सी बोली है? मालवी। ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो ये उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ सुन के आपको क्या लगा? ऐसा लग रहा होगा कि उत्तर प्रदेश के जो प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ जिला है यहाँ तो कोई मालवी नहीं बोलता। तो ये जो है प्रतापगढ़, ये राजस्थान का प्रतापगढ़ है। कहाँ का है? राजस्थान का। उसके बाद कहाँ बोला जाता है? ये मालवी कहाँ बोली जाती है? गुना में। कहाँ? गुना। अगली बोली देखते हैं, खड़ी बोली, जिसे कौरवी भी कहा जाता है। कौन सी बोली कहा जाता है? कौरवी भी कहा जाता है। ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? मुख्य रूप से रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, अम्बाला, देहरादून। इसके अलावा भी कुछ स्थानों पर बोली जाती है। अब देखते हैं हरियाणवी। अब देखते हैं हरियाणवी। ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो हरियाणवी कहाँ कहाँ बोली जाती है? दिल्ली। तो दिल्ली खड़ी बोली में भी आएगा। तो दिल्ली के कुछ स्थानों पे हरियाणवी भी बोली जाती है क्योंकि ये सटा हुआ राज्य है। फिर कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार, रोहतक, पटियाला। यहाँ पटियाला में कौन सी बोली बोली जाती है? तो हरियाणवी। रोहतक में, हिसार में, करनाल में, कुरुक्षेत्र में यहाँ क्या बोली जाती है? हरियाणवी। अब भाषा ये जो बोली है आती है अवधी। अवधी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो अवधी कहाँ कहाँ बोली जाती है? अयोध्या, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद के नाम से था, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी। ये जो प्रतापगढ़ है ये अपने उत्तर प्रदेश का जिला है। तो अवधी हम देखें कि अवधी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? कहाँ कहाँ बोली जाती है? अयोध्या, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रयागराज, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी। क्लियर? आगे अब बघेली बोली, ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो बघेली कहाँ बोली थी? बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर, दमोह, जबलपुर, रीवा, मंडला, बालाघाट। अगली बोली है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी कहाँ कहाँ बोली जाती है? बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर और भी कुछ स्थानों पे बोली जाती है। भोजपुरी। भोजपुरी कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो देवरिया, गोरखपुर, बलिया, वाराणसी, आजमगढ़, महाराजगंज, मऊ, चंदौली, सोनभद्र, कुशीनगर, छपरा, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, मोतिहारी, सासाराम, चंपारण। चंपारण में पूर्वी और पश्चिमी चंपारण
चंपारण में कौन कौन से स्थान पे? पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में क्या बोली जाती है? भोजपुरी। और कहाँ बोली जाती है? भभुआ। और कहाँ बोली जाती है? भभुआ, जो कहाँ है? बिहार में। अगली बोली है मगही। अगली बोली कौन सी है? मगही। ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? देखते हैं। पटना। कहाँ बोली जाती है? पटना। पटना जो बिहार की राजधानी है। गया, मुंगेर, नालंदा, औरंगाबाद, लखीसराय, भागलपुर, पलामू, हजारीबाग। यहाँ कौन सी बोली बोली जाती है? तो मगही। कौन सी? मगही। अब बोली जाती है मैथिली। क्या आती है? मैथिली। मैथिली कहाँ कहाँ बोली जाती है? दरभंगा। कहाँ बोली जाती है? दरभंगा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और मालदा। मुजफ्फरपुर, मालदा, पूर्णिया और दरभंगा की कौन सी बोली यहाँ बोली जाती है? तो मैथिली। कौन सी बोली बोली जाती है? मैथिली। अब आती है बोली दक्षिणी। दक्षिणी जो बोली है, ये कौन से उपभाषा या आधुनिक भाषा से विकसित हुई है? तो ये है पश्चिमी हिंदी। कौन से? पश्चिमी हिंदी से। ऊपर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ ये छूट गया था। तो ये दक्षिणी किससे विकसित हुई है? पश्चिमी हिंदी से। और पश्चिमी हिंदी किससे विकसित हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से। किससे? सौरसेनी अपभ्रंश से। तो दक्षिणी कहाँ कहाँ बोली जाती है? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, मुंबई। यहाँ तक क्लियर? तो ये रही बोलियां और उनके बोले जाने वाले स्थान। इन्हीं से प्रश्न आएंगे, इसके बाहर प्रश्न नहीं ही आने चाहिए। तो आप ये तैयार कर लेंगे कि ये बोलियां कहाँ बोली जाती है। अब हम देखेंगे लिपि। ये बताइए, जो ये लिखा गया है, ये कौन सी लिपि में लिखा गया है? किसमें लिखा गया है? देवनागरी लिपि में। किसमें लिखा गया है? देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि की विकास यात्रा क्या रही, कहाँ से निकली और देवनागरी तक कैसे पहुंची, हम इसे समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि लिपि विकास की मुख्यतः कौन कौन सी अवस्थाएं रही। तो लिपि विकास की मुख्य अवस्थाओं में आता है चित्रलिपि। चित्रलिपि से विकसित जो लिपि हुई वो क्या है? प्रतीक लिपि। फिर क्या हुई? भाव लिपि। फिर क्या हुई? ध्वनि लिपि। यहाँ तक क्लियर? ध्वनि लिपि से दो शैलियां विकसित हुई। ध्वनि लिपि से क्या हुई? दो शैलियां विकसित हुई। कौन कौन सी? एक अक्षरात्मक, एक अक्षरात्मक और दूसरा वर्णात्मक। कौन सा? वर्णात्मक। जो अक्षरात्मक है, ये कैसी शैली है? इस शैली में, अक्षरात्मक शैली में, भारत की जितनी लिपियां हैं वो सभी कौन सी शैली में है? अक्षरात्मक लिपि में। कौन सी लिपि में है? भारत की सभी लिपियां अक्षरात्मक शैली में है। किसमें है? अक्षरात्मक शैली में। दूसरा जो है वो है वर्णात्मक शैली। इस शैली में कौन सी लिपि लिखी जाती है? तो रोमन लिपि। कौन सी लिपि? रोमन लिपि। तो रोमन लिपि में कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो अंग्रेजी। कौन सी? अंग्रेजी। और यूरोपीय और अन्य भाषाएं भी इसमें लिखी जाती है। ये अक्षरात्मक, जिसमें भारत की सभी लिपियां लिखी जाती हैं। तो भारत में लिपियों का विकास, जो अक्षरात्मक लिपि शुरू हुआ, इस अक्षरात्मक लिपि में हमारे प्राचीन भारत में कौन कौन से लिपियों का प्रमाण मिला, साक्ष्य मिला, उसे देखते हैं। तो सबसे पहले अक्षरात्मक लिपि जब प्रकाश में आई, उसके बाद से जो लिपियां प्रकाश में आई, कौन कौन सी आई? सिंधु घाटी लिपि। कौन सी लिपि? सिंधु घाटी लिपि। इसका प्रमाण या नमूना कहाँ से प्राप्त होता है? तो मोहनजोदड़ो के शिलों पर इसका प्रमाण मिलता है। कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो के शिलाओं से। ठीक है। इसके बाद विकसित हुई खरोष्ठी लिपि। कौन सी लिपि? खरोष्ठी लिपि।
इसका प्रमाण या नमूना कहाँ से मिलता है? तो अशोक के अभिलेखों में मिलता है। कहाँ मिलता है? अशोक के अभिलेखों में। खरोष्ठी लिपि आई है, तो ये बताइए कि हमारी जो देवनागरी लिपि है, ये इसका लिखने का क्रम क्या है? ये कैसे लिखी जाती है? तो बाएं से दाएं, मतलब बाएं से दाहिने की ओर इसको लिखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो खरोष्ठी लिपि है, इसको कौन से क्रम में लिखते हैं? दाहिने से बाएं। किधर लिखते हैं? दाएं से बाएं। तो ये याद रखेंगे कि खरोष्ठी लिपि का लिखने क्रम क्या है? दाएं से बाएं। और देवनागरी लिपि का बाएं से दाएं। इसके बाद जो अगली लिपि आती है वो है ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से दो शैलियाँ विकसित हुई। कौन सी? दो शैलियाँ विकसित हुई। कौन कौन सी? एक दक्षिणी शैली, एक उत्तरी शैली। दक्षिणी शैली से कौन कौन सी लिपियाँ विकसित हुई? तो दक्षिणी शैली से तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ये लिपियाँ विकसित हुई। और उत्तरी शैली से गुप्त लिपि। कौन सी? गुप्त लिपि। इसका समय क्या है गुप्त लिपि का? तो चौथी पांचवी सदी। कौन सा समय, क्या समय है इसका? चौथी पांचवी सदी। इससे जो विकसित हुई लिपि वो क्या है? कुटिल लिपि। कौन सी? कुटिल लिपि। इसका समय क्या है? छठवीं सदी। क्या है? छठवीं सदी। कौन सी? छठवीं सदी। कुटिल लिपि से दो लिपियां विकसित हुई। कुटिल लिपि से, कुटिल लिपि को क्या कहता है? सिद्ध मात्रिक लिपि भी इसे कहा जाता है। ठीक है, कुटिल लिपि को क्या कहा जाता है? सिद्ध मात्रिक लिपि भी कहा जाता है। और इससे कुटिल लिपि से दो लिपियां और विकसित हुई। कौन कौन सी? एक देवनागरी लिपि, एक शारदा लिपि। जो देवनागरी लिपि विकसित हुई, इसका समय क्या है? ये 9वीं सदी में विकसित हुई। देवनागरी लिपि जिसमें हम ये लिख रहे हैं आज, ये इसका विकास कब हुआ? तो ये 9वीं सदी में। 9वीं सदी में ये देवनागरी लिपि विकसित हुई। और शारदा लिपि 10वीं सदी में। अब देवनागरी लिपि से जुड़े कुछ जानकारियाँ देख लेते हैं। देवनागरी लिपि कैसी लिपि है? तो ये अक्षरिक है। कैसा है? अक्षरिक लिपि है। इसका वर्णक्रम, इसके वर्णमाला का वर्णक्रम कैसा है? तो वैज्ञानिक है। कैसा है? तो वैज्ञानिक है। इसमें देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण के लिए अपनी एक ध्वनि होती है। प्रत्येक वर्ण की अपनी एक ध्वनि होती है। तो इतनी जानकारी देवनागरी लिपि के विषय में रखेंगे। अब उत्तर प्रदेश में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण हुआ। कब? 31 जुलाई 1947 को। कब हुआ? 31 जुलाई 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। इस प्रकार भाषा से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं, उससे संबंधी तथ्य इन दो क्लासों के माध्यम से देने का प्रयास किया गया है। और आशा है कि इन्हीं दो क्लासों में दिए गए तथ्यों से प्रश्न परीक्षाओं में आएंगे। बाकी अगला जो टॉपिक है वो अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।